प्रोसेस, हेबर्स एंड द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसका कैटलिस्ट क्या होता है। सो इट इज़ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम 5 ऑक्साइड कहते हैं, ये आपका रहा वेनेडियम 5 ऑक्साइड। ठीक है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है V2O5। सो ये कैटलिस्ट होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। और आयरन जो होता है इट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन दी हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में अमोनिया बनता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। For this question number 2, it says that describe and explain the effect of decreasing the temperature on the rate of reaction. So when temperature decreases in the chemical reaction, the kinetic energy of the particles decreases. Due to that, there is the less successful collisions. तो उस वजह से आपका जो है वो रेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो लेस सक्सेसफुल कोलिजन होंगी, उसके बाद आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, रेट डिक्रीजेस। आपको इसको ओवरऑल एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ द कोलिजन थ्योरी। सिर्फ ये मेंशन नहीं करेंगे हम लोग के रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यू विल आल्सो मेंशन द रीज़न कि किस वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो उसमें हम कोलिजन थ्योरी का रेफरेंस देंगे। ठीक है, फॉर द पार्ट बी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आप ये बता सकते हैं पार्ट बी में कि जो आपका फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन फॉर एनी सॉल्यूशन, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम हम एक रेफरेंस देते हैं कि बाकी सारी जो स्पेस है वो वॉल्यूम सारी चीज़ें सेम ही है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, उनकी सक्सेसफुल कोलिजन ज़्यादा होती हैं, मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स, और सक्सेसफुल कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से आपका जो रेट है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये आपका जो है वो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन के साथ है। देन इन द क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन ओजोन गैस इज बबल थ्रू एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ कि दो कंपाउंड्स होते हैं आपके पास, एक होता है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा होता है एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। ठीक है, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ये टेस्टिंग के पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं रेडॉक्स में। एक्वस पोटेशियम आयोडाइड को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, टेस्टिंग फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके लिए टेस्ट करते हैं हम लोग, टेस्ट फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 है इसको हम टेस्ट करते हैं फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन दी रिएक्शन और सॉल्यूशन, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप देखें इसमें ऑलरेडी जो आपको क्वेश्चन दे रहा है उसमें बता रहा है कि ओजोन जो है वो इट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है वो जिंक है, जिंक इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पर आपके पास बताई गई हैं। सो सिंपल आप इसका कलर चेंज मेंशन करेंगे, क्या होगा, जैसे एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है ये रूम टेम्परेचर पे कलरलेस होता है, और जब ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, तो ये कलरलेस टू ब्राउन हो जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन प्रेजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, पोटेशियम आयोडाइड को, तो वो अपना कलर चेंज करेगा। इसी तरह से एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7 है, इट इज़ पर्पल इन कलर, तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाएगा आपके पास। अगर ये रिड्यूस होगा तो हमें पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, जब आप इससे रिएक्शन करवाएंगे मैग्नेट रिड्यूस हो जाएगा, उसका कलर आपके पास चेंज हो जाएगा पर्पल टू कलरलेस। सो ये दोनों रिएजेंट्स आपको याद होने चाहिए, एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को Ki करके रिप्रेजेंट किया जाता है और पोटेशियम मैग्नेट को KMnO4, ये इस तरह से आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फार्मूलाज। Now moving towards the next part of the question, the ionic equation for the reaction calcium bromide and aqueous chlorine is shown. Explain in terms of why this reaction involves both oxidation and reduction. In terms of electrons बताना है, ये ब्रोमाइड आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन किए हुए हैं, ये ब्रोमीन है, इसने अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए हुए। तो ब्रोमाइड से ब्रोमीन कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ब्रोमाइड आयन लूजेज इलेक्ट्रॉन
और जब रिडक्शन लूज होती है इलेक्ट्रॉन्स कभी भी रेडॉक्स में, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से फिर आपके पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी है इट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन को अगर आप देखेंगे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब है इसने अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं किए। जबकि आप प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन को देखेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट्स ए क्लोराइड नाउ। So negative charge shows that there is the gain of electron. It means from chlorine to chloride there is the gain of electron. So chlorine gains electron, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा so it is reduced। ये आपका जो है वो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि ये आपके पास रिड्यूस हो रहा है। Now moving towards the next question, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है वो इसका डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 4 में ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका टेम्परेचर है ऑफ द क्लोज सिस्टम इज़ डिक्रीज्ड एंड द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट, प्रेडिक्ट हाउ द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन विल बी अफेक्टेड। इसमें आप ले चैटलियर प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द टेम्परेचर, द इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू अपोज दिस चेंज, सो इट विल ट्राई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एक्सोथर्मिक के साइड पे शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ये चाहेगा कि वो एक्सोथर्मिक के साइड पे शिफ्ट हो जाए। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज़ मेंशन कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये जो आपका इक्विलिब्रियम है रिवर्स रिएक्शन की तरफ जाएगा, मतलब आपका रिएक्टेंट्स की तरफ जाएगा, तो आप यहाँ पर साइड लिख देंगे लेफ्ट साइड, ठीक है। और इसका रीज़न क्या देंगे, रीज़न सिंपल आप यही मेंशन कर सकते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है आपका वो क्योंकि बेसिकली आपका एंडोथर्मिक है, इसी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। दो रिएक्शंस होंगे ना, एक एक्सो होगा और दूसरा साइड आपका एंडो होता है। एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंडो में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ जाना चाह रहा है। अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करना चाह रहा है तो वो एक्सो की तरफ शिफ्ट होगा, अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगा तो एंडोथर्मिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पार्ट बी में आपको कह रहा है द प्रेशर ऑफ द क्लोज सिस्टम इज इंक्रीज्ड एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। इसमें आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा, प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। प्रेशर जब रिड्यूस होगा तो प्रेशर इज़ द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ द गैस पार्टिकल्स। तो जितने ज़्यादा आपके पास कोलिजन्स होंगी, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो ये ज़ाहिर सी बात है रिलेटेड है विद द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ज़्यादा होंगे तो पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी, प्रेशर भी ज़्यादा होगा। Now reaction wants to reduce the pressure, so it will be shifted towards the less number of gas molecules। लेस नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके पास यहाँ पर काउंट करेंगे। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे सॉलिड है तो लेफ्ट नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स में आपके पास 0 हैं, और राइट साइड पे ये तो सॉलिड है इसके भी काउंट नहीं करने। गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका 1 मोल है, तो राइट साइड पे आपके पास गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उतने ज़्यादा होंगे, लेफ्ट साइड पर नहीं है। तो जहाँ पर कम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पर आप लिख देंगे लेफ्ट साइड, और रीज़न आप मेंशन कर सकते हैं लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन लेफ्ट साइड, लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स ये आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन लेफ्ट साइड। जी बिल्कुल। प्रेशर के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेशर होता क्या है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो गैसेज हैं, एक गैस में जो ऑक्सीजन के मोल्स हैं वो 2O2 लिखा गया है, और दूसरे गैस कंटेनर में आपके पास ऑक्सीजन के मोल्स हैं 10O2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर जो ज़्यादा होगा वो 10O2 में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं। आपको याद होगा हमने एवोगाड्रोस नंबर कांस्टेंट पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। गैस है तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को आप अप्लाई करें तो जो ये 2O2 वाला कंटेनर है इसमें 12.04 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होगी, और जो आपका 10O2 वाला कंटेनर है इसमें 60.2 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की कोलिजन होगी। तो कितनी ज़्यादा कोलिजन होगी, इसमें प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। अब आप ले चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई किस तरह से करेंगे, आपको पूछ रहा है कि प्रेशर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो चीज़ आप करेंगे उसका अपोजिट होगा।
इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा बेसिकली। तो जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू रिड्यूस दिस प्रेशर। जितना भी आपने इंक्रीज किया है वो उस प्रेशर को कम करना चाहेगा। प्रेशर को कम करने के लिए उसके पास ऑप्शन हैं, राइट साइड टू बी शिफ्टेड ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो वो देखेगा कि प्रेशर कम किससे होता है, जहाँ पर लेस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर आप केमिकल इक्वेशन में गैस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे। लाइक इन दिस इक्वेशन, दिस इज दी मिड पॉइंट। एरो को आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपके पास सॉलिड है, एस लिखा हुआ है, तो गैस तो है नहीं कोई भी, और ये एक ही चीज़ है, तो गैस के नंबर ऑफ मोल 0 हो गए। राइट साइड पे आप देखेंगे जिंक ऑक्साइड है, ये सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ गैस के मोल्स को काउंट करना है, क्योंकि प्रेशर आपका गैस के मोल्स की कोलिजन, पार्टिकल्स की कोलिजन की वजह से होता है, ना कि सॉलिड्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका गैस मोल 1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया गैस मोल्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइट साइड गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, लेफ्ट साइड गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम है। ठीक है, सो वी विल मेंशन कि इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। सही है, अब समझ में हो गया, क्लियर हो गया? जी सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये लिस्ट दी गई है, इज ए कैटलिस्ट इन द हेबर्स प्रोसेस। मैंने आपको ऊपर बताया इट्स आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हेबर्स प्रोसेस, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन फॉर दिस क्वेश्चन, लाइक फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अगेन एग्जैक्टली सेम फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, लाइक इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनकी कोलिजन्स इंक्रीज होंगी, मोर सक्सेसफुल कोलिजन्स। So when there are more successful collisions, there is the greater rate of the reaction. In that case, rate of reaction increases. Pressure का भी, concentration का भी exactly same ही है। Okay, now for this question number 7, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि एक्वस पोटेशियम आयोडाइड है, ये वही जो रिएजेंट ऊपर हमने डिस्कस किया था उसकी बात हो रही है। इट रिएक्ट्स विद द एक्वस एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट 7। अब ये जो रिएजेंट है आपका, दोनों रिएजेंट्स आपस में ही मिक्स हो रहे हैं, आपस में ही रिएक्शन कर रहे हैं इसका, और उसमें आपसे पूछ रहा है कि कलर चेंज बताएं इसका क्या होगा। सबसे पहले आप समझ लें, एक आपके पास ये कंटेनर है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इनिशियली आपका पोटेशियम आयोडाइड भी है, प्लस पोटेशियम मैग्नेट भी पड़ा हुआ है, पोटेशियम मैग्नेट 7। इट्स रिटन एज KMnO4, ये इसका पूरा फार्मूला है पोटेशियम मैग्नेट का, KMnO4। अब आप इनिशियली देखेंगे इसका जो कलर होता है पोटेशियम मैग्नेट का, वो बेसिकली पर्पल होता है। तो ये तो इनिशियली जो रूम टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में होगा वो इसका पर्पल कलर होगा। ठीक है, तो ये आपका जो पोटेशियम आयोडाइड है ये कलरलेस होता है रूम टेम्परेचर पर, और KMnO4 जो है ये पर्पल होता है। अगर ये 7 के साथ होगा तो पर्पल होगा। ओवरऑल अब इस बीकर में क्या कलर होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए या पर्पल होना चाहिए? पूरे बीकर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं आपके पास, पर्पल। पर्पल होना चाहिए डेफिनेटली। सो इनिशियल आपका जो कलर होगा वो होगा पर्पल। देन आफ्टर द रिएक्शन व्हाट हैपेंस, दैट पोटेशियम आयोडाइड टर्न्स ब्राउन। ओके, it will turns brown due to the iodine, and KMnO4 turns colorless. KMnO4 turns colorless। अब आपका क्या कलर होना चाहिए इस पूरे कंटेनर में? ब्राउन भी है, कलरलेस भी है, तो दोनों कलर्स हैं, तो ये आपके पास ब्राउन हो जाएगा। बिकॉज कलरलेस के साथ अगर कोई और कलर मिक्स हो रहा है तो वही कलर डोमिनेंट होगा, सो देयर विल बी ब्राउन डोमिनेटेड। सो इट मीन्स फ्रॉम पर्पल टू ब्राउन हो जाएगा ये। पर्पल टू ब्राउन क्यों होगा, क्योंकि पोटेशियम मैग्नेट का इनिशियल कलर पर्पल होता है, तो वो पर्पल शो कर रहा है। पोटेशियम आयोडाइड का इस वक्त कलरलेस है, ठीक है, वो इसमें नहीं शो हो रहा। इसी तरह से फिर पोटेशियम मैग्नेट टर्न्स कलरलेस, तो पर्पल से कलरलेस हो जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन, तो ये ब्राउन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका कलर चेंज क्या हुआ, पर्पल टू ब्राउन। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, व्हाई दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल लुक इनटू द रिएक्टेंट्स, लाइक देयर इज द आयोडाइड आयन, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं, और आयोडीन ने, इसने कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, ना इसने लूज़ किया, ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है उसने पहले गेन किए थे, वहाँ से ये न्यूट्रल हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयोडाइड आयंस लूजेज इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह से आप रिडक्शन का भी बताएंगे, क्लोरीन है, क्लोरीन से क्लोराइड बन रहा है,
सो इट मीन्स देयर इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज क्लोरीन के ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है. देन आफ्टर द रिएक्शन इट हैज द नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन, सो इट इज रिड्यूस्ड. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसमें जो है वो हो रही हैं. नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, देयर इट इज़ रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम. सेम वही चीज़ें इसको करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन आपका जो है वो एंडोथर्मिक है. तो इस केस में आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन जब एंडोथर्मिक है और आपको टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे रिएक्शन उसको अपोज करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा. जितना भी टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया है, reaction will try to decrease that temperature according to the Le Chatelier principle. So what happens, it knows that temperature reduce आपका उसी तरफ होगा जहाँ पर आपका एंडोथर्मिक साइड होगा. So forward reaction आपका एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है ये रिएक्शन आके यहाँ पर एंड हो रहा है प्रोडक्ट साइड पे. तो रिएक्शन विल बी, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड. रीज़न क्या लिखेंगे इसका, एक्सप्लेन योर आंसर. तो एक्सप्लेन में आप लिख देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन इज, द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, इज एंडोथर्मिक. ठीक है, उसी फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे? जी, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे? फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे देखें, आपके पास यहाँ पर टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया है. when you are going to increase the temperature, the reaction will oppose that change, so it will try to decrease the temperature. Now temperature is always decreased in the endothermic reactions. So first of all we will look into the statement that endothermic reaction कहाँ पर पड़ रहा है, आपका फॉरवर्ड है या रिवर्स है. सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ दी एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक में आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है. ये जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वही अप्लाई करना है, ये वाला. एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर रिड्यूस होता है. एक्सोम में एनर्जी रिलीज होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा. सो दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट बीइंग अप्लाइड ओवर हेयर कि जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना है तो आप देखेंगे कि डिक्रीज एंडोथर्मिक के साइड पे शिफ्ट होगा. एंडोथर्मिक का साइड आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है इस तरफ, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंड्स ओवर द राइट साइड, सो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड. अब आपको रीज़न भी पूछ रहा है कि एक्सप्लेन योर आंसर, तो एक्सप्लेन में आप मेंशन कर देंगे फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है इसलिए ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करना चाह रहा है वो, इसीलिए. क्लियर? नाउ फॉर द प्रेशर, प्रेशर का ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये ग्राफ वाला क्वेश्चन करते हैं. ए स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन ऑफ द लार्ज पीसेज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इन दिस क्वेश्चन इट सेज दैट आपको यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सिस में है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा है, और इक्वेशन में आपको क्या करना है, कंप्लीट द इक्वेशन बाय एडिंग स्टेट सिंबल्स. नाउ देयर इज द कैल्शियम कार्बोनेट, इट सेज लार्ज पीसेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सॉलिड होगा. ठीक है, सो वी विल ऐड सॉलिड ओवर हेयर. उसी तरह से फिर आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा है विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप यहाँ पर एक्वस ऐड करेंगे. देन इट फॉर्म्स दी कैल्शियम क्लोराइड, वो एक्वस में वाटर, लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. बस ये स्टेट सिंबल्स आपको इसमें ऐड करनी थी. फॉर दी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट बी, फिगर 3.1 shows the volume of carbon dioxide gas released as the reaction proceeds. इसमें आप देख सकते हैं इनिशियली जो रिएक्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये बिल्कुल हॉरिजेंटल हो रहा है और फिर जाके एंड हो रहा है. अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि डिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर 40 सेकंड्स. आफ्टर 40 सेकंड्स आपको वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखना है कि वो कितना वॉल्यूम आपके पास आ रहा है. अब हम इसको जूम इन करते हैं थोड़ा सा. सो 40 सेकंड्स आपकी जो वैल्यू है इट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ये वाली 40 सेकंड्स की टाइम की वैल्यू है. ठीक है, अब इसके बिल्कुल हम लोग इसके बिल्कुल आप करेस्पॉन्डिंग देखेंगे. सो फॉर एग्जांपल इसी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे जाके देखना है. ठीक है, सो इट्स दी वैल्यू अराउंड जहाँ पर आपके पास आके बनती है 35 सेंटीमीटर क्यूब. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से, ये 35 से थोड़ा सा कम है क्योंकि 35 वाली ये वाली इससे ऊपर वाली जो लाइन है इट्स 35, तो बस ये थोड़ा सा मतलब वन रीडिंग 34 सेंटीमीटर क्यूब इसको कर लेते हैं. ठीक है, सो इट्स दी 34 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. सो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे 34 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग दी सेम
मास ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, सेम मास यूज़ कर रहा है, ऑल अदर कंडीशन स्टेज सेम, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें स्मॉलर पीसेस यूज़ कर रहा है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और जो प्रीवियस आपका क्वेश्चन था उसमें लार्ज पीसेस यूज़ कर रहा था। तो इसमें पार्टिकल साइज़ चेंज हो रही है और पार्टिकल साइज़ स्मॉलर हो रही है, लार्ज पीसेस से स्मॉलर पीसेस में जा रही है। ऑल अदर कंडीशन स्टेज द सेम, ड्रॉ अ लाइन ऑन द ग्रिड टू शो हाउ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस व्हेन स्मॉलर पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर यूज। नाउ यू नो वेरी वेल कि जब आपके पास स्मॉलर पीसेज हो रहे हैं तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो आपके पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की कोलिजन है वो ज़्यादा होती है, रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन को हमें इसी तरह से बनाना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो। अब इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये ग्राफ, ये रिएक्शन स्टॉप कहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल लाइन जो आपको नज़र आ रही है वो कुछ इस पॉइंट तक नज़र आ रही है और ये टाइम आपका इन बिटवीन 80 एंड 100 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये रिएक्शन हॉरिजेंटल हो रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ द अनदर लाइन, दैट लाइन शुड स्ट्रेट फर्स्ट देन दिस टाइम। लेट्स सपोज हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि उसको पहले 40 तक उसको एंड करवा देते हैं ताकि वहाँ पर आइडिया हो जाए कि ये रिएक्शन आपका पहले जो है वो एंड हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको एंडिंग उसी लेवल पे ही करनी है जिस लेवल पे वो आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक इसको एंड कर दिया है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इसको इस तरह से आपको जाके लेट्स सपोज हम इसको यहाँ पर एंड कर देते हैं। सो आपको ये क्या करना है, उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है ग्राफ को, वहाँ पर जाके एंड करना है। अब इससे क्या शो हो रहा है, इससे शो ये हो रहा है कि जो रिएक्शन आपका इनिशियली 80 लेट्स सपोज 3 या 84 पे जाके एंड हो रहा था, अब वो रिएक्शन आपका 30 सेकंड्स में एंड हो रहा है। तो जो आपको वॉल्यूम, लेट्स सपोज आपको ये वॉल्यूम जो आपको मिल रहा है 46 सेंटीमीटर क्यूब, 46 सेंटीमीटर क्यूब पहले आपको 84 सेकंड्स में मिल रहा था, अब वही उतना ही वॉल्यूम आपको 30 सेकंड्स में मिल रहा है। सो दिस इज़ द साइन के रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। अगेन अगर आपको यहाँ पर बोला जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को आपको क्या करना है, डिक्रीज़ हो गया है, अगर आपको ग्राफ दिया जाता है और डिक्रीज़ हो गया है तो वो फिर आप उससे ज़्यादा टाइम ले लेंगे, उसमें ग्राफ आपका हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ दी ग्राफ जो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना था। फॉर द पार्ट सी द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस, ऑल अदर कंडीशंस स्टेज द सेम। Describe and explain using collision theory how the rate of reaction differs when the temperature of 20 degree Celsius is used. अर्लियर आप देखेंगे कि पहले इसमें 25 डिग्री सेल्सियस यूज़ हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू 25 है। अब जो टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं इट्स 20 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें एग्जैक्टली टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, लेस सक्सेसफुल कोलिजन होंगी, और लेस सक्सेसफुल कोलिजन्स होने की वजह से आपका जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया है। टेम्परेचर को रिड्यूस करने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि आयोडाइड आयंस मिले हुए हैं, इट रिएक्ट्स विद दी MnO2 प्लस H प्लस, उसके बाद Mn2 प्लस बन रहा है, आयोडीन बन रहा है और वाटर बन रहा है। नाउ इट सेज दैट explain in terms of the movement of electron how iodide ions acts as a reducing agent in this reaction। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स भी होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाता है। अब जैसे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आयोडाइड आयंस किस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें सिंपल आप सबसे पहले देखेंगे आयोडाइड आयंस में हो क्या रहा है। लाइक इट्स दी आयोडाइड आयन 2I माइनस, आयोडाइड आयन से आयोडीन में कन्वर्जन हो रही है, I2 बन रहा है, और इसका मतलब है इसने पहले इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए थे, अब उसने इलेक्ट्रॉन वो क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। आयोडाइड आयंस ने लूज़ करके वो उन्होंने जो है वो किसको दिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास जो मैग्नीज़ है Mn2 प्लस बन रहा है, ये मैग्नीज़ यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने जाके इसको दे दिए, मैग्नीज़ आपके पास आयनिक फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज़ को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है आयोडाइड आयंस, आयोडाइड आयंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं।
तभी उसमें वो रिडक्शन करवा रहा है, बेसिकली दे एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप सिंपल मेंशन करेंगे कि दैट आयोडाइड आयंस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, iodide ions loses electrons to manganese MnO2, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये आयोडाइड आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन करवा रहे हैं किसी और की। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि रिडक्शन किसकी हो रही है। तो यहाँ पर MnO2 है, MnO2 से Mn2 प्लस बन रहा है। इसको भी मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर लूँ, आप देखें। MnO2 में आपको पहले देखना है MnO2 से Mn2 प्लस बन रहा है। नाउ यू वांट टू नो दैट इसमें रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सबसे पहले आप Mn की चार्ज निकालेंगे कि Mn की चार्ज कितनी है। अब Mn की चार्ज आपको यहाँ पर नहीं मिली हुई है, मैग्नीज है ये। और Mn की चार्ज के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, लाइक इसमें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मैग्नीज 4 ऑक्साइड दे रहा है। तो एक तो यहाँ से पता चल रहा है कि Mn की चार्ज +2+4 है। अगर ये भी आपको नहीं दिया जाए तो फिर कैसे निकालेंगे? फिर आप ऐसे निकालेंगे कि आप देखेंगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की चार्ज तो फिक्स होती है, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 6, सो इट हैज़ दी -2 चार्ज। एक ऑक्सीजन की -2 चार्ज होती है। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन हैं तो दोनों की -2 प्लस कर लें तो ये हो जाएगा -4। आयोनिक कंपाउंड में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। रूल्स भी हमने डिस्कस किए थे कल के, जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इसका -4 है, +4 भी उतना ही होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी उतनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास +4 हो जाएगा इसका चार्ज, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर मेंशन भी है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है होगा तो आपको इस तरह से निकालना है। तो +4 से देखें चार्ज क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। इसका मतलब है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। +4 का मतलब है लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, और +2 का मतलब है लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गैप फिल हो रहा है वो किस तरह से फिल हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली इन बिटवीन गेन कर रहा है। देयर इज़ दी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, गेन कर रहा है तो इसकी रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहाँ से रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास आयोडाइड आयंस से। इट मीन्स आयोडाइड आयंस आर हेल्पिंग दी Mn in MnO2 टू रिड्यूस इन दी Mn2 प्लस। तो ये इसकी रिडक्शन करवा रहा है, दैट्स वाई वी कॉल्ड Mn आयोडाइड आयंस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अगर आयोडाइड आयंस हटा देंगे आप लोग तो Mn4 से Mn2 प्लस कभी भी नहीं होगा, उसकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ऑल क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन फर्दर? ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, ये O2 जो है उसमें 4 चार्ज है, -4, ये कैसे हाँ, पता चला? ये हमें ऑक्सीजन की चार्ज आप देखें, हम देखेंगे ग्रुप 6 में है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में, तो ग्रुप 6 वालों के ऊपर -2 चार्ज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, 2 गेन करते हैं वो। तो ऑक्सीजन की चार्ज -2 है। ये हम लोग इसमें बहुत मरतबा यूज़ करेंगे रेडॉक्स में। तो ऑक्सीजन की चार्ज -2 आप लोग याद कर लें, ये अकॉर्डिंग टू इट्स ग्रुप है, लाइक ग्रुप नंबर पे डिपेंड करता है। जैसे हेलाइड आयंस की -1 होती है, इसी तरह से ग्रुप 6 के आयंस जो होंगे उनकी आपके पास चार्ज -2 होगी। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं तो उसलिए हमने -4 लिखा है। और Mn की कैसे पता चली कि +4 है? अच्छा, Mn की यहाँ ना पर लिखा हो तो। हाँ, एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि +4 लिखा हुआ है। अगर ना लिखा हुआ हो तो फिर उसका बिल्कुल आसान हल है कि आप जो एक नेगेटिव आयन आपको मिला हुआ है ना, उसकी चार्ज आप निकालें कितनी है। नेगेटिव आयन की चार्ज जैसे हमने निकाली -4 है, तो पॉजिटिव आयन की उतनी ही होगी लेकिन अपोजिट चार्ज में होगी, ओके, ठीक है। सही। अगर यहाँ पर -3 होती तो आप +3 देते, अगर यहाँ पर -5 होगा तो आप यहाँ पर +5 देंगे, बिकॉज the sum of the oxidation numbers positive and negative must be equal to 0 on any ionic compound, ठीक है। ओके। तो ये चीज़ आपको P1 में मोस्टली रेडॉक्स के जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें आपको एग्जामिनर इसी तरह का सिनेरियो डेवलप करके देता है जिसमें आपको अननोन कुछ चार्जेस निकालनी हो, तो वो आप इस तरह से फिर निकालेंगे। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, ठीक है। ये रेडॉक्स होता है। रेडॉक्स ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स कहते हैं। अगर कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन आपको गिवन हो जिसमें
ना उसका चार्ज इंक्रीज हो ना उसका चार्ज डिक्रीज हो, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जा रहा है MnO2 है या MnO2 की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पर MnS2 बन रहा है, और इसी तरह से कोई सिनेरियो बन रहा है जहाँ पर आपके पास इसकी चार्ज लेट्स सपोज +4 है, यहाँ पर भी इसकी चार्ज +4 है, तो ये तो चार्ज इनकी एग्जैक्टली सेम ही है ना, चेंज नहीं हो रही। ऑक्सीजन की चार्ज -4 है, सल्फर की भी चार्ज -4 है, तो चार्ज में चेंजिंग आ ही नहीं रही। इट मीन्स इट्स नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। So you will be supposed to identify the different reactions by multiple choice question के रेडॉक्स है नहीं है, उसमें आपको इस चीज़ को देखना है कि इसकी चार्ज पहले कितनी थी अब कितनी है। अगर सेम है तो उसका मतलब है उसमें रिडक्शन नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें नहीं हो रही। अच्छा, क्वेश्चन 11 इज फॉर द इक्विलिब्रियम, इसको हम स्किप करते हैं। स्टेट हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट में आप मेंशन करेंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये 2 मार्क्स का सवाल होगा तो उसमें आप ये चीज़ ऐड करेंगे, प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव पाथ फॉर द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव पाथ फॉर द केमिकल रिएक्शन। उसके अलावा नेम द कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेनेडियम 5 ऑक्साइड V2O5। ठीक है, देन ये क्वेश्चन आपका ग्राफ का उसी तरह से ये जैसे हमने डिस्कस किया प्रीवियस ग्राफ वाला है, सेम, जस्ट वैल्यूज चेंज है और कंडीशंस चेंज है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ कैल्शियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये वही सवाल है, आप देखें इसमें कैल्शियम जो है वो कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह से है। सबसे पहले आप जिंक को देखेंगे, जिंक ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, अब यहाँ पर जिंक न्यूट्रल हो गया, तो इन बिटवीन इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। इसका मतलब है जिंक जो आयन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कहाँ से कर रहे हैं, ये कैल्शियम से कर रहे हैं। तो ये जो इसकी रिडक्शन हो रही है जिंक आयन्स की, ये किसकी वजह से हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। दैट्स वाई वी कॉल कैल्शियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हाउ कैल्शियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि जो कैल्शियम एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, लूज करके किसको दे रहा है, जिंक आयन्स को दे रहा है, ताकि जिंक आयन्स की जो है वो रिडक्शन हो जाए। सो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं दैट जिंक एटम सॉरी कैल्शियम एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द zinc ions, calcium atom loses electron to zinc ions। zinc ions लिखना है, zinc atom नहीं लिखना, क्योंकि zinc ion इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना कि zinc atom कर रहा है। zinc atom तो फॉर्म हो रहा है, अगर आप zinc ion की जगह zinc atom रखेंगे तो फिर मार्क्स आपकी डिडक्ट हो सकती हैं। देन स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द जिंक 2+। किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज जितना नज़र आ रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे यहाँ पर Zn2+ है तो यहाँ पर आप इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2+ मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर आप सिंपल मेंशन कर देंगे 2+। अगर खाली जिंक होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का 0 होता है, और आयन्स का ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है आपके पास। Now this is the next question that state the percentage volume of nitrogen in the clean dry air। ये आपका 78% होता है। State the source of hydrogen in the Haber's process। कल हमने sources की बात की थी कि जो ये Haber's process होता है इसमें 2 reactants यूज होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये हम लोग लाते कहाँ से हैं, इनके sources क्या होते हैं। तो नाइट्रोजन का source आपका सिंपल एयर होता है, एयर को यूज़ करके आप बेसिकली नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सकते हैं, बिकॉज एयर में अच्छी खासी परसेंटेज आपकी नाइट्रोजन की प्रेजेंट होती है। उसके अलावा बाकी आपका जो है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम लोग क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से लेकर आते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, उससे वहाँ से आपको हाइड्रोजन मिल जाता है। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसको हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके पास जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करके वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो बनाई जाती है। देन डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गेटिंग इनटू द एयर। ये टेक्निक है चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं इसको हम लोग, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस वो गैसेज होती हैं जो पावर प्लांट से निकलती हैं, उनको हम फ्लू गैसेज कहते हैं। उन गैसेज में सल्फर डाइऑक्साइड होता है तो उसको हम डीसल्फराइज करते हैं, डीसल्फराइजेशन। इस तरह से आप इसका नेम याद रख सकते हैं।
flue gas desulfurization means the reduction of the sulfur dioxide from the flue gases of the power plants, जिनमें से एसिड रेन प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा ये एक सवाल चलें इसका कर लेते हैं। इसका प्रेशर का आपको कह रहा है कि प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीज्ड। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा, प्रेशर जितना आपने कम किया है प्रेशर को वो बढ़ाएगा, ठीक है। जब रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा तो वो उस तरफ शिफ्ट होगा जहाँ पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो लेफ्ट साइड पे ये रिएक्टेंट का 1 मोल इसका है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो गैस के नंबर ऑफ मोल लेफ्ट साइड पे 2 हैं। राइट साइड पे एक ही नंबर ऑफ मोल है, तो राइट साइड पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स 1 है आपके पास। तो ज़्यादा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके वो लेफ़्ट साइड पे हैं, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे लेफ़्ट साइड और रीज़न देंगे मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन लेफ़्ट साइड, गैस मोल्स ऑन लेफ़्ट साइड, ठीक है। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन इफ एनी ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, रिएक्शन उसको अपोज करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और ये एक्सोथर्मिक के साइड पे शिफ्ट होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब आपका ये वाला एक्सो है तो प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। आप रीज़न देंगे दैट फॉरवर्ड रिएक्शन इज द एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन इज आपने एक्सोथर्मिक बोला दैट्स वाई। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ये इक्वेशन टू इक्वेशन, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा, इट्स नॉट ऑलवेज फिक्स्ड। लाइक प्रीवियस जो हमने एग्जांपल किया था उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक था, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन देखें एक्सोथर्मिक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सिंपल आपको ये देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कहाँ पर होता है, वो आपको क्लियर हो कि एक्सो में इंक्रीज होता है, एंडो में डिक्रीज होता है। अब वो रिएक्शन पे डिपेंड है कि फॉरवर्ड कौन सा है, उस हिसाब से देख के बताना है, ठीक है। तो प्रीवियस जो हमने एग्जांपल किया था उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक था, इसीलिए वो इक्वेशन आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पर जो आपके पास है, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। तो इस हवाले से ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है और ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि रिएक्शन क्या करना चाह रहा है, रिएक्शन चाह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाऊँ। क्यों बढ़ाऊँ? क्योंकि आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, ठीक है। अब क्लियर है? जी जी। Now moving toward the next part of the question, this is again the same। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको सिर्फ कहूँगा कि जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन बतानी है। इसी तरह से प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब आपको बी पार्ट में कह रहा है प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस। अब यहाँ पर भी एग्जामिनर प्रेडिक्ट का कीवर्ड यूज़ करा है, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब मोस्टली जब ये क्वेश्चन आया था तो स्टूडेंट्स ने इसी में भी आपके वो फॉरवर्ड और जो आपके पास रिवर्स है उसके लिख दिए थे, और रिवर्सिबल रिएक्शन के ही इसमें उन्होंने आइडियाज़ लिखे थे। इस चीज़ को आपको देखना है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। अब वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड भी एक तरह का रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी एक तरह का रिएक्शन है, तो वो आपसे रेट पूछ रहा है, ना कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो जब आप यहाँ पर बताएंगे कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो आप रीज़न बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है और लेस नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स हो रही हैं। जो प्रीवियस आपका ए पार्ट वाला सवाल है रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आपसे पूछ रहा है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो वहाँ पर आप बताएंगे कि टेम्परेचर कम होगा तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन उसको अपोज करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा, सो इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दी एक्सोथर्मिक साइड, इस तरह से। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है या फिर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, उस हवाले से आपको अपने आइडियाज़ को जो है वो, ये भी आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, रेट बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होगा, प्रेशर जब भी आप बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, चाहे वो फॉरवर्ड हो, रिवर्स हो, चाहे वो रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, सब में कंडीशन सेम ही लगेंगी जो हमने कोलिजन थ्योरी की डिस्कस की हुई है चैप्टर 6 की, ठीक है। Now this question is again related, explain in terms of why potassium is a reducing agent in this reaction। पोटेशियम को आप देखेंगे इट्स K, उसके बाद आप यहाँ से K से देखेंगे K प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है पोटेशियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है, पोटेशियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके दे रहा है, ऑक्साइड आयंस को दे रहा है, फिर वो सेपरेट होकर ऑक्साइड आयंस बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इसका मतलब है आप यहाँ पर सिंपल मेंशन करेंगे पोटेशियम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। स्टेट दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2। डायटोमिक कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो ग्रुप 7 का हो, कोई भी आपके पास डायटोमिक गैस हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबका 0 होता है। ये H2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा। डिस्क्राइब व्हाट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम आप देखें ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसकी फिजिकल स्टेट से क्लियर नज़र आ रहा है कि ये सॉलिड स्टेट में आपका जो है वो एलिमेंट है। सॉलिड से जो है कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में, दो चीज़ें एक्वस में बन रही हैं और गैस बन रही है। अगर आप इसकी रिएक्टिविटीज़ वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इट्स हाईली रिएक्टिव। और इसी को ही अगर आप उसी वीडियो के साथ लिंक कर लें या उससे रिलेटेड जो एनिमेशन हैं कि ये जब भी रिएक्ट करता है तो स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है। और इनकी एक प्रॉपर्टी है ग्रुप 1 की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, लो डेंसिटी। तो जब भी आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये उसकी सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अनलाइक दी ट्रांजिशन मेटल्स, वो सरफेस में बॉटम में चले जाते हैं, लेकिन ये डेंसिटी कम होने की वजह से फ्लोट करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये पूछ रहा है, ऑब्जर्वेशन में आप ऐसी चीज़ें बताएंगे जो इस तरह से रिलेटेड हो, जैसे फ्लोट्स ऑन दी सरफेस, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमें इजीली नज़र भी आएगा। उसके अलावा फिर आप ये बता सकते हैं कि जैसे ही ये रिएक्शन करेगा तो इसमें से बबल्स निकलेंगे, क्योंकि एक यहाँ पर गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किस तरह से निकलेगी, बबल्स, ठीक है, बबल्स ऑफ H2 सीन। उसके साथ साथ क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दो चीज़ें तो ये बता दी, उसके साथ साथ आप फिर बता सकते हैं कि जैसे ही ये जो है वो रिएक्ट करेगा तो ये विगरस रिएक्शन होता है, इसका फ्लेम का मेंशन कर सकते हैं आप, इसकी मेल्टिंग का मेंशन कर सकते हैं, लाइक इट मेल्ट्स ऑन दी सरफेस, मेल्ट्स होगा, इसका जो है वो फ्लेम निकलेगा, ये स्पार्क्स निकलते हैं इसमें से, ठीक है, स्पार्क्स निकलेंगे। उसका आपको अगर फ्लेम कलर याद है, इसका लाइलैक फ्लेम होता है, अगर याद नहीं है तो सिंपल स्पार्क्स का भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसकी ऑब्जर्वेशन है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। गैस बन रही है, बबल्स निकलेंगे, पोटेशियम है, लो डेंसिटी है इसकी प्रॉपर्टी, तो ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेगा, अंदर नहीं जाएगा। और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये स्पार्क्स निकलेंगे, इसमें से फ्लेम इसका होगा, नज़र आएगा, ठीक है। ये भी आपका स्टेट व्हाट इज मीन बाय द टर्म इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है आपको, ठीक है। इसमें सिंपल आप ये मेंशन करेंगे कि जब आपके पास ये वो स्टेट होती है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज केस ऑफ द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसके साथ साथ फिर आप ये मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो सेकंड आप यहाँ पर कंडीशन बता सकते हैं, इंक्लूड अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन योर आंसर। तो यहाँ तक तो इसने सारा बता दिया है आपको, जस्ट आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के साथ एक कीवर्ड अटैच करना है, नो लॉन्गर चेंजेस, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट लिख सकते हैं, नो लॉन्गर चेंजेस लिख सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये वही सेम क्वेश्चन हैं, इनको हम अभी स्किप कर देते हैं, ये रेट्स के सवाल आते हैं। कैटलिस्ट हेबर्स प्रोसेस में आयरन यूज़ होता है, और आपका जो है जिंक आपका इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है तो इसमें आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसमें रिडक्शन हो रही है। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ एक चीज़ का रखना है कि अगर आप रेडॉक्स के क्वेश्चन में इस तरह से लिखते हैं कि कॉपर गेन्स इलेक्ट्रॉन सो इट इज़ रिड्यूस्ड, तो फिर आप आसरा नहीं करेंगे इस पे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर रहा। ये बेशक आपको कॉपर नज़र आ रहा है लेकिन कॉपर यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर प्रोडक्ट बना रहा है, कॉपर एटम। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि कॉपर एटम बन रहा है या कॉपर आयन बन रहा है।
तो यहाँ पर जब आप कॉपर को मेंशन करेंगे, कॉपर गेन नहीं करा, कॉपर गेन करने के बाद कॉपर बन रहा है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कॉपर आयंस गेन्स इलेक्ट्रॉन। आप कॉपर आयन लिख सकते हैं इस तरह से, कॉपर आयन्स लिखें, या फिर आप सिंबल्स लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है, आपको टाइम सेव होगा। Cu2+ लिख के बस आप आगे फिर मेंशन कर दें, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द क्रिस्टलाइजेशन, क्वेश्चन नंबर 24A। देन इन 24A में आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टेट द टर्म यूज टू डिस्क्राइब सॉल्ट्स सच एज निकल क्लोराइड विच कंटेन नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम 7 में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देखें जो निकल क्लोराइड विदाउट वाटर है विच कंटेन नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इस तरह के सॉल्ट्स को हम लोग कहते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट्स। एनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, एनहाइड्रस सॉल्ट्स। और जो आपके पास जिनमें ये वाटर ऐड हुआ होता है उनको हम हाइड्रेटेड कहते हैं। जैसे ये निकल क्लोराइड है ना, इसमें वाटर ऐड हुआ हुआ है .6H2O, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड निकल क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहा है डिस्क्राइब हाउ टू चेंज येलो निकल क्लोराइड बैक टू ग्रीन निकल क्लोराइड। जैसे ये येलो निकल क्लोराइड है, विदाउट वाटर है, एनहाइड्रस, इसको ग्रीन निकल क्लोराइड में कैसे कन्वर्ट करना है? बाय सिंपली एडिंग द वाटर। ये हम वाटर इसमें ऐड करेंगे, जैसे ही इसमें आप वाटर ऐड करेंगे तो ये येलो से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी आपकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐड वाटर। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रीन कलर को आप येलो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फिर वहाँ पर ग्रीन से येलो तब होगा जब आप ग्रीन को हीट करेंगे, हीट करने से वाटर एवापोरेट हो जाएगा, तो ग्रीन टू येलो आपका जो है वो बन जाएगा कलर्स, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द क्रिस्टलाइजेशन। बाकी ये सारे रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में देखें आप, क्वेश्चन नंबर इसमें 28 में, दिस क्वेश्चन इज अबाउट कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन। उसमें आपको कह रहा है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन N2O4 एंड NO2 एट द हायर टेम्परेचर इन ए क्लोज कंटेनर। प्रेडिक्ट व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज्ड। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्या होना चाहिए बताएं, किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए इक्विलिब्रियम को? प्रेडिक्शन भी बतानी है, एक्सप्लेनेशन भी बतानी है, जल्दी से बताएं, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। सर ये लेफ्ट पे मूव करेगा? लेफ्ट पे मूव करेगा? क्यों लेफ्ट पे क्यों मूव करेगा, रीजन बताएं। राइट पे, सॉरी, जहाँ राइट पे पे मूव करेगा, होता है। या एग्जैक्टली टू आप, इंक्रीज द प्रेशर। एग्जैक्टली प्रेशर डिक्रीज हुआ है, प्रेशर को इंक्रीज करना है, सो इट विल बी मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है वहाँ पर लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स हैं, मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन द राइट साइड, ठीक है, लेस नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन लेफ्ट या मोर नंबर ऑफ गैस मोल्स ऑन राइट, ये भी मेंशन कर सकते हैं आप लोग। अच्छा जी, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको टेबल दी गई है, टेम्परेचर है फ्रॉम 100 to 150, 150 to 200, कंसनट्रेशन ऑफ NO2 इन मोल पर dm 0.04, देन 0.4, देन 4.0। ये क्या हो रहा है, इसको बताएं। स्टेट व्हाट दिस इंफॉर्मेशन शोज अबाउट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर। एंथैल्पी चेंज के लिए क्या बता रहे हैं और एक्सप्लेनेशन। इक्वेशन आपकी यही है, NO2 इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो ये बताएं क्या, किस तरह से बताएंगे इसको। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, आपका NO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, 0.4 से 0.4 हुआ, 0.4 से 4.0 हुआ। इसका मतलब है हम ऐसे कह सकते हैं कि NO2 क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ है तो यील्ड इंक्रीज हो रही है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ठीक है। ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? तो आपको एंथैल्पी चेंज के बारे में बताना है। एंथैल्पी चेंज मतलब आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन का पाथ है ये एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। लाइक अगर हम NO2 को देखें तो NO कौन सा, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो एक्सोथर्मिक, राइट?
टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं इतना नहीं ना, पूरा देखें, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, यील्ड बढ़ रही है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। लाइक अगर हम चलें, अगर आपको ये सवाल करना नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कंफ्यूज होते हैं या हमें डाउट होता है कि हम जो सोच रहे हैं आंसर वो हमारा रॉन्ग होगा, तो इसका मैं आपको सबसे आसान हल बता देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करें, आप अज्यूम करें, फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन आंसर इसमें एक्सोथर्मिक आएगा। मोस्टली स्टूडेंट इसको एक्सो ही करते हैं कि टेम्परेचर क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, सो इट्स एन एक्सोथर्मिक। इसको हम चेक करके देखते हैं कि क्या ये वाकई सही है या नहीं है। अब ये एक्सोथर्मिक है, आप मुझे बताएं टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा सो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, ये जस्ट बताएं। सर लेफ्ट टू डिक्रीज द टेम्परेचर। लेफ्ट टू डिक्रीज द टेम्परेचर, एग्जैक्टली लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। इसका मतलब है N2O4 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो NO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि यील्ड डिक्रीजेस, फॉर दिस केस टेम्परेचर इंक्रीजेस, यील्ड डिक्रीजेस, अगर ये एक्सो होगा तो सही है। जी इसका मतलब है ये रिएक्शन आपका यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर यील्ड बढ़ रही है जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से यील्ड कम बढ़ रही है। अगर फॉरवर्ड आपका एक्सो है तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड एंडो है फिर, ठीक है। फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है। अब आप एंडोथर्मिक में लगा के देखें, वही कंडीशन सेम, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा टू डिक्रीज द टेम्परेचर, और जब राइट पे शिफ्ट होगा तो यील्ड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बजाय इसके कि वो कम हो जाए। इज इट क्लियर? नहीं सर, ये समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? अभी तो हमने चेक किया कि एक्सो देखें किया था ना हमने फॉरवर्ड को, आपको एग्जामिनर ने रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया है। अब वो कह रहा है कि आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करें कि इसके पाथ में फॉरवर्ड की नेचर क्या है, एक्सो है या एंडो है। अब वो आप चेक करेंगे इस तरह से, जैसे आप सिंपल देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आपका राइट साइड पे आ रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरह से देखें, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन आपका राइट साइड पे आ रहा है, तो वो राइट साइड पे टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्शन उसको अपोज करेगा, रिएक्शन टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। कम कर रहा है और राइट पे आ रहा है, तो कम कर रहा है राइट पे आ रहा है, इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन की नेचर क्या होगी, एंडो होगी एक्सो होगी? एंडो। जी, एंडो होगी। तो इसीलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है, ठीक है ना, क्योंकि देखें टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर 100 से 150 कर दिया, 150 से 200 कर दिया, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जी आपकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ रही है, ठीक है। जी सो जी। इसको आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। चैप्टर 6 के जो भी चारों आपके पास सब टॉपिक्स हैं उनके हमने पास पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं।